सर, पिछले दिनों आपने एक आंदोलन देखा है सीजेपी का, कॉकरोच जनता पार्टी। और चूंकि अग्निवीर के समय से ही आपकी स्ट्रांगली ये एक ओपिनियन मैं देख पा रहा था कि सरकार को ये रोल बैक करनी चाहिए, इससे देश के जो युवा हैं उनमें आक्रोश फैल रहा था। तो अब चूंकि सीजेपी का आंदोलन हो भी चुका, उसके आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो इस पे आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग वो कनेक्शन किया अग्निपथ और इस आंदोलन का। ये दोनों इशू जो है ना, ये नॉन डिनोमिनेशनल हैं। नॉन डिनोमिनेशनल का मतलब है कि ये किसी एक वर्ग के नहीं है, ये देश के इशू है जी। आज के दिन जो युवा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जो उसके दिल में एजिटेशन है, जो सीजेपी के तौर पे उभर के आया, इसके पीछे बड़ा कारण है कि उसका सिस्टम से विश्वास उठ रखा है। और सिस्टम से उसका विश्वास ऐसे ही नहीं उठा है, उसके कारण है। और उनमें से एक कारण अग्निपथ वाला है जी। जिसमें उन्होंने एक जो सैनिक था उसको दिहाड़ी का बना दिया। दूसरे शब्दों में, उस सरकार ने देश के नागरिक और सैनिक के बीच में जो एक वचन होता है कि सैनिक अपना सब कुछ निछावर कर देगा और देश उसके बदले में उसको गारंटी देता है कि तेरे जाने के बाद भी तेरे परिवार को परेशानी नहीं आएगी जी। वो जो वचन इस सरकार ने अग्निवीर बना के तोड़ दिया। तो ये जो था उस समय, क्योंकि हमारी अपोजिशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, वो बातों, उनका जो अटेंशन स्पैन है वो 20 सेकंड वाला है ज़्यादातर का, तो वो इस इशू को की गहराई को नहीं समझ पाए, आगे ही नहीं ले जा पाए। हाँ, और वो सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं कर पाए। इनफैक्ट उस समय जो राजनाथ सिंह ने स्पीच दी है पार्लियामेंट में, उसमें कुछ बातें हैं उनको तो क्वेश्चन किया जाना चाहिए था, क्योंकि वो बातें सही नहीं हैं। लेकिन चलो वो जो था, लेकिन उसका क्या है, ऐसी और भी घटनाएं हुई हैं जिसमें सरकार लोगों को बगैर कॉन्फिडेंस में लिए काम करती है। जैसे वो क्योंकि वो लोगों को अपना एक तरह से विरोधी समझती है। चाहे आप नोटबंदी ले लो, अचानक से आके और कर दिया, अग्निपथ ले लो, उसके बाद जो लद्दाख में आपका और चाइना का स्टैंड ऑफ होता है तो उसके बारे में कुछ ना बोलना, ये सब चीज़ें हैं जो एक तरह से उनको का दिखाती हैं। बाकी फैसले भी हो जाते हैं, उसके बाद लोगों को बताया जाता है। बिल्स जो हैं वो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में अपोजिशन लड़ती रहती है, नहीं जाती। तो इसके कारण एक अविश्वास की भावना आज के दिन लोगों में है। और वो एक बड़ा कारण थी इस आंदोलन का, क्योंकि ये शुरू तो निट से हुआ था, लेकिन इसमें फिर युवा जुड़ गए, हर वर्ग का, हर तरह की समस्याएं लेके वो लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए। ये बड़ी अच्छी बात थी, क्यों, और यही कारण था ये जो आंदोलन था ये इतना कामयाब हुआ कि ये आइडियोलॉजिकल नहीं था। ये किसी, हमारी सबसे बड़ी, अगर आप इतिहास देखो ना, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है, और जिसको बहुत से लोग कोशिश करते हैं अंग्रेज़ों को ब्लेम करने की, समाज का टुकड़ों में बटा होना। ये एक सच्चाई है। चाहे आप मुगल पीरियड में चले जाइए, चाहे उससे पहले सलातीन के पीरियड में चले जाइए, भारत में लोगों ने जो भी उस समय शासन व्यवस्था रही है उसके साथ सेक्शंस के तौर पे, यानी वर्ग के तौर पे नेगोशिएट किया है, उससे बातचीत की। हाँ, मतलब ये फूट डालो, राज करो, अंग्रेजों की नीति नहीं, कोई ऐसा नहीं है। ये हमारे स्वभाव में है, ये हमारे समाज के स्वभाव में है। ये बात आप कितना ही पीछे चले जाओ, कायस्थ एक वर्ग के तौर पे कानून, उसके जो अकाउंटेंट थे मुगल साम्राज्य में वो थे। उस समय जो हमारे जैसे ब्राह्मण वर्ग था वो अपने तरह से उनके साथ नेगोशिएट कर रहा था। किसान वर्ग था वो अपने किसान वर्ग के तौर पे उनसे नेगोशिएट कर रहा था। एज ए इंडियन आप नहीं नेगोशिएट, एक समाज के तौर पे। उस समय यूरोप में भी यही लगभग ऐसा ही था कि वहाँ पे भी किसान कहीं पे आंदोलन कर रहा है, कहीं पे उसके बाद इंडस्ट्रियल
एज आती है तो मजदूर आंदोलन कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे एक कलेक्टिव कॉन्शियस खड़ी हुई और लोगों ने ये कहा कि भाई तुम पूरे ही सिस्टम को सुधारो। अच्छा, ये नहीं कि आप सिर्फ मजदूरों की समस्या आज आपने दूर कर दी, कल को भाई किसानों की समस्या आ गई उनकी दूर कर दी तो परसों सैनिकों की। ऐसे नहीं, आप पूरा सिस्टम ठीक करो, करप्शन हटाओ, क्वालिटी लाओ और जनता का उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट करो, ट्रांसपेरेंसी लाओ। तो ये चीज़ें, ये जो हैं, ये नॉन डिनोमिनेशनल इश्यूज हैं जी। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ये सब मानेंगे सिस्टम, करप्शन फ्री होना चाहिए, सब मानेंगे, सब मानते हैं। एजुकेशन क्वालिटी, ये बात तो पॉलिटिकल पार्टीज भी करती हैं, लेकिन जब वो सत्ता में आती हैं तो फिर वो बढ़ता चला जाता है। क्योंकि उनका जो वजूद है वो सेक्टेरियन है। हमारी जितनी भी पार्टियां हैं वो सेक्टेरियन है। अच्छा जी। बाय नेचर। आप कांग्रेस देख लो, अगर कांग्रेस की सेक्टेरियन पॉलिसी नहीं होती तो बीजेपी कभी आ ही नहीं सकती थी। बीजेपी के आने और कांग्रेस के जाने के बीच में आती हैं रीजनल पार्टीज, उनका शासन सारी सेक्टेरियन थी। आज भी डीएमके वाला सिर्फ तमिलनाडु की बात करेगा, समाजवादी पार्टी वाला थलापति उधर की बात करेंगे, सब अलग अलग बात, सब अपनी अपनी बात करेंगे। तो ये जो सेक्टेरियन पॉलिटिक्स है कांग्रेस करती थी। कांग्रेस ने एक वो बना रखा था ग्रुप के जी, हम माइनॉरिटीज़ को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को और अपर कास्ट को इकट्ठा कर लें। बीजेपी ने क्या किया कि धर्म का इस्तेमाल करके अपर कास्ट को उनसे तोड़ लिया और जो बीच वाला वर्ग था उसको ओबीसी के नाम पे तोड़ लिया, ओबीसी के नाम पे उनको अपने साथ जोड़ लिया धर्म के नाम पे। तो ये भी एक सेक्टेरियन अप्रोच है जिसके इल इफेक्ट आज हमें देखने को मिल रहे हैं। तो हमारी पॉलिटिक्स है ही सेक्टेरियन जी। और इसलिए मेरे को तो सबसे अच्छी बात इस आंदोलन की ये लगी कि ये सेक्टेरियन नहीं था। तो उम्मीद है कि यहाँ पे आप ठप्पा नहीं लगा पाए इन पे कि ये हिंदू विरोधी हैं ना, ये किसी एक जाति समूह के हैं। तो इन पे एक्चुअली में पूरे भारत से लोग जुड़ना शुरू हो गए। पूरे भारत से क्या, पूरे साउथ एशिया से, पाकिस्तान के बच्चे भी, श्रीलंका के भी, नेपाल के भी, बांग्लादेश के भी, सब इस बात में खुश थे। पर इवन पाकिस्तान का मैं वीडियो देख रहा था बीबीसी में, वो कह रहे थे कि काश हम भी ऐसा कर पाते। हाँ, वो लोग इतने उत्साहित थे कि वहाँ की जैन जी वो चाह रही थी हमारे यहाँ भी ऐसा आंदोलन हो जाए। अब यहीं पे इस आंदोलन का ना, ये जो काश वाली बात है ना, काश ऐसा हो जाए। अब क्या है कि यही बच्चे आज के दिन, ये बच्चे हैं जिनको परिवार की सपोर्ट है, कल को ये खुद जीवन में जिम्मेवारी लेने उतरेंगे। लेनी ही होगी सर। जब वो जिम्मेवारी लेने उतरेंगे तो वो आएंगे एक सेक्टेरियन समाज में, जो बटा हुआ समाज है। तो वहाँ उनके ऊपर ये कंपल्सन होगा कि वो किसी ना किसी ग्रुप को ज्वाइन करें। और वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। मैं आपको एक अपना उदाहरण देता हूँ। 1978 में मैं इसी यूनिवर्सिटी में, अपने रोहतक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। अच्छा। इलेक्शन होते थे उन दिनों में। हरद्वारी लाल जी वाइस चांसलर थे और सीएम ज़्यादातर समय देवीलाल जी थे। तो यहाँ पे कई ग्रुप्स क्रिएट थे। NSUI कांग्रेस वालों की थी, SFI वामपंथियों की थी, हाँ, NSUI AISSF ये थे, युवा मोर्चा बीजेपी का भी था, लेकिन इनकी कोई खास ज़्यादा नहीं था। तो ये सब अपना अपना ग्रुपिंग करके इलेक्शन लड़ रहे थे। हमने एक ग्रुप बनाया फ्री थिंकर्स का। हमने खुद को नाम दिया फ्री थिंकर्स। और उसमें हमारा जो था प्लैंक, जो था इलेक्शन प्लैंक, यही था कि जी हम किसी आइडियोलॉजी से नहीं बंधे हुए हैं, हम सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए हैं। हाँ, आपकी डिमांड्स के लिए। और हमारी ये डिमांड है कि जी इसके अंदर जो है स्टूडेंट्स को फैसिलिटी हो, बच्चियों को, जो हमारे कुलीग थे, फीमेल कुलीग्स थी, भाई उनको अगर बाहर जाना है, उस टाइम थोड़ा आसपास ज़्यादा वो नहीं था, देव कॉलोनी भी छोटी सी थी तो काफ़ी खाली जगह थी, तो वो सुरक्षित हो, इस टाइप की, मतलब हमारी जो बातें थी वो सबके हित की थी। हाँ, हम नहीं बात कर रहे थे कि यूएस और अमेरिका के और सोवियत यूनियन के बीच में क्या चल रहा है वगैरह। हम इलेक्शन जीत गए क्योंकि हम सारे
ज्यादातर बच्चे उसी विचार के थे। तो सेम सीजेपी का था ये। हाँ, वही वाला, तभी मैं उदाहरण दे रहा हूँ। लेकिन आज मैं उनमें से, जो हम थोड़े से ज्यादा एक्टिव थे, उनमें से जब मैं उन सबको देखता हूँ तो सब कहीं ना कहीं जुड़ गए बाद में। जुड़ना तो खैर इनको भी है, इन बच्चों को। कोई कांग्रेस में चला गया, कोई कम्युनिस्ट बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कैपिटलिस्ट बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि टेस्ट आगे आना है। अब क्या है कि हमारे सामने तो जो भी सिचुएशन आई उसके हिसाब से हम चले, और शायद हम लोग इतने कामयाब नहीं हुए, इसीलिए इस देश में आज के दिन भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे बात आती है कि हम इनको क्या सलाह दे सकते हैं अपने, इन यूथ को क्या दे सकते हैं? हम अपने जीवन अपने अनुभवों से, हाँ, के अनुभव से हम इनको क्या सलाह दे सकते हैं। तो वो मैं कुछ बातें सोच के आया था। जी जी, बताइए प्लीज। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि देखो भाई, इन पार्टियों का पहली बात तो ये है कि राजा हमेशा डरा हुआ होना चाहिए। हाँ। ये बहुत जरूरी है। 56 इंची कोई काम का नहीं ना, है। ना नहीं तो वो सर पे चढ़ जाएगा। तो ये इन्होंने बहुत ही अच्छी बात की है। आप ये देखिए सर, 3 महीने पहले तक इस देश में कोई चूं तक नहीं करता था, या तो किसान आंदोलन या ये सीजेपी का। इससे पहले कोई उदाहरण नहीं, सब लोग ऐसे डरे हुए थे। एक आम आदमी भी जैसे घर में ईडी आ जाएगी उसकी, और अब वो सारा डर निकल गया लोगों का। बिल्कुल, कोई गमछा टांग के किसी गाड़ी को रोक के खड़ा कर लेता। तो ये जो था, ये इन बच्चों ने जो किया है, सबसे बड़ी इनकी अचीवमेंट है कि इन्होंने राजा को डरा दिया और बाकियों में से ये कह दिया कि भाई तुम भी मुकाबला कर सकते हो अगर तुम उठना चाहो। तो ये सबसे बड़ी इनकी अचीवमेंट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ओवरऑल जो है ना, चीजें नहीं बदली हैं। अपोजिशन आज के दिन भी वैसी ही है। वो बातों को, ठीक बात को भी इस ढंग से प्रस्तुत करती है कि ये जो रूलिंग पार्टी है उसका फायदा उठा ले जाती है। बेमतलब में किसी धर्म से संबंधित कोई उदाहरण ले आएंगे अपोजिशन वाले, आमतौर पे वो एक ही का उदाहरण देंगे, हिंदू का जिसमें कुछ कमजोरी दिखे। तो उससे बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिंदू हैं लेकिन इस सरकार को नहीं पसंद कर, लेकिन अपोजिशन की ये बात सुन के वो कहते हैं यार ये तो, और फिर मीडिया उनके साथ है तो वो उसी बात को प्रचारित करते करेंगे, वो तो कराना चाहेंगे, उनको मौका मिल गया। तो अब जैसे कल की बात, वो इनके जो पार्लियामेंट में था, अब उसने वो गौमूत्र वाली बात क्यों करी? हाँ, जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी। वो एक सेकुलर उदाहरण भी दे सकती थी प्रियंका, लेकिन उसने वो उदाहरण दिया। ये उनकी सेक्टेरियन मेंटेलिटी दिखाता है। इसमें अंग्रेज का कसूर नहीं है जो ये कहते हैं अंग्रेज छोड़ गया। अंग्रेज थोड़ा ही भर गया उसके दिमाग में कि तू ऐसी स्टूपिड एग्जाम्पल देना, खुद का किया हुआ है। तो एक तो भाई ये सेक्टेरियन हमें हटाना पड़ेगा, आउटलुक जो है रिलीजन बेस्ड हो गया, क्योंकि ज़्यादातर दुनिया में जो काम होते हैं, आम जो काम है हमारे जीवन शैली से संबंधित, वो तो सेकुलर स्पेस में होते हैं। स्पेस, बिल्कुल जी। तो ज़्यादातर काम, हाँ। अब दूसरी चीज़ ये है कि हमारे को इन बच्चों को एक ग्रुप के तौर पे काम करना है, इंडिविजुअल के तौर पे नहीं। और उसके लिए आपको अपने पेरेंट्स को साथ में रखना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो सेफ्टी नेट है वो आपके पेरेंट्स ही हैं। जब तक आप अपने पाँव पे खड़े नहीं हो जाते, जब तक खड़े नहीं हो जाते, और अभी तो आपको समय है खड़े होने का, तो आपको पेरेंट्स को साथ रखना बहुत ज़रूरी है। अब पेरेंट्स की प्रॉब्लम क्या है कि उनको डर लगता है। उनको लगता है मेरा बच्चा पता नहीं, उनको डराया भी तो गया है सर, बहुत लंबा समय लिया है। फिर वो उनका खुद का भी जीवन स्ट्रगल भी रहा है ना। वो चाहते हैं मैंने जो कुछ भी ये खड़ा किया है ये कहीं बिखर ना जाए, खराब ना हो। तो उनका डर जायज़ है, लेकिन उनको, उनके साथ आप पेरेंट्स को तो ये चाहिए कि वो इतना ना डरें, बच्चे को फैसले लेने दें, प्रोवाइडेड बच्चा कहीं गलत ना जा रहा है। भाई जैसे बाहर जब आप बात कर रहे हो तो थोड़ी अपनी लैंग्वेज पे ध्यान रखो, क्योंकि वो उसका फ़ायदा उठा लेंगे अगर आपके मुंह से कुछ बात निकल गई। आप तो आपस में बातचीत में बोल रहे हो, लेकिन वो उस बात का फ़ायदा उठा लेंगे। दूसरा, अब क्या है कि
ये एक ऐसा प्रशासन है जिसके अंदर वो जो स्टॉर्म ट्रूपर्स होते थे ना, जिनको मतलब किसी हो के पीछे लगा दो, हाँ लगा देते हैं जी, ये लगाते हैं, तो उससे भी मुकाबला आप इंडिविजुअली नहीं कर सकते, ग्रुप के तौर पे तो कर सकते हो। क्योंकि हमें एक बात समझनी चाहिए कि इनके जो स्टॉर्म ट्रूपर्स हैं ना, इनके पास ज़्यादा सी ना तो ये वीर तो है ही नहीं, कायर तो है ही, इनके पास ज़्यादा क्षमता भी नहीं है। अगर आप उसको 1 to 1 करोगे, वो भीड़ में ही काम कर सकता है, अकेले नहीं कर सकता। अकेले नहीं। पर आपको उसके मुकाबले में भी इकट्ठा होना पड़ेगा। अब जो ये स्टूडेंट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, उनको तो उनकी पार्टियां सपोर्ट कर देंगी। जैसे कल कोई नेहा बोरा पे हाँ, तो वो अपने पार्टी के ऑफिस में चली गई, नेहा बोरा। उन्होंने, वो पार्टी वाले उसके साथ आ गए, उनका वकील भी होगा, वो उसकी लड़ लेगा। लेकिन अब मान लो कोई लड़की मुस्कान नाम की है जो आम परिवार से, वो बेचारी अभी आईसीयू में जो लड़की है चली गई, जिनको चोटें लगी हैं, उनमें बहुत सारे लोगों को नहीं सपोर्ट मिल पाई। हाँ, तो उनको ये पॉलिटिकल पार्टियां भी नहीं सपोर्ट करेंगी। लेकिन ये परिवार इकट्ठे होकर एक दूसरे को जरूर सपोर्ट कर सकते हैं, और ये ऐसा इनको करना पड़ेगा, क्योंकि इनके बच्चों ने कोई गलत काम नहीं किया है। तो अब जो तुम्हारे ऊपर प्रेशर आए, उसको कलेक्टिवली और सबको बताओ। इनको नेम एंड शेम करना बहुत ज़रूरी है। जो तुम्हारे ऊपर आए और तुम्हारे साथ गाली गलौज करे, तो उसके बारे में दुनिया को बताओ। और दुनिया का मतलब है दुनिया। अब तो उनके पास हथियार है सर, वो मोबाइल, इस पूरे सीजेपी आंदोलन को इन लोगों ने मोबाइल से ही खड़ा किया, मोबाइल से ही खड़ा किया, तो उसको अब इस्तेमाल करते रहो। और बाकी हम जैसों का ये है, फर्ज बनता है कि भाई उनकी जो इस ढंग से भी हम मदद कर सकें। कोई वकील है तो उनके केस करो, लड़ो, अब दिखाओ उनके साथ, उन बच्चों के साथ अपने सहयोग करके दिखाओ। दूसरा बच्चों के लिए है कि सिस्टम के साथ इंगेज करो। हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दें। अगर सिस्टम को हम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे तो फिर क्या होगा? फिर नया सिस्टम खड़ा करो, वो जल्दी से खड़ा नहीं हो सकता। आप कभी भी देखना, दुनिया भर में जो रेवोल्यूशन होती है वो इतनी कामयाब नहीं होती, इंक्रीमेंटल चेंज ज़्यादा कामयाब होता है। क्योंकि इंक्रीमेंटल, अब देखिए बांग्लादेश में चेंज हुआ, लेकिन आए तो उसी प्रोसेस पे ही। हाँ। बाद में नेपाल में आए तो उसी प्रोसेस पे ही। तो इस प्रोसेस को हमें ठीक करना। अब जैसे वो बिल हो गया जिसमें नकल करने के खिलाफ, इस तरह के जो भी अपने इशू हैं, गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी लाने का, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाने का, तो इसमें आप सिस्टम को प्रेशराइज करो। आपके पास मोबाइल है, आपको पता है उसे कैसे यूज करना है, तो सिस्टम को प्रेशराइज करो। दूसरा है कि अपने खुद के ऑप्शंस को ना डाइवर्सिफाई करो। ये सरकारी नौकरी पे अकेले पे हम 1% है सर, टोटल जॉब्स का पूरे भारत में 1% है। बिल्कुल। और अभी कल बेटे ने, ही 7th क्लास, उन्हें बहुत अजीब बात कही, और मैं उसके बारे में सोचा। उन्हें पापा, आज से 10-15 साल बाद आपकी पीढ़ी इस बात का दुख मनाया करेगी कि वो सरकारी नौकरी के लिए कोशिश किया करते थे। बोले कोई नहीं करना चाहेगा आने वाले टाइम में नौकरियां। तो ये चेंज वो बच्चे भी महसूस कर रहे हैं। मैं अपने आप को आज के जो युग बदल रहा है उसमें अनपढ़ मानता हूँ। मुझे नहीं पता है कि कितना, लेकिन मुझे इतना पता है कि एआई जो है वो चीज़ों को उल्ट पुल्ट करने वाला है। आपके बहुत से ऐसे प्रोफेशन हैं जो आज तक जो ट्रेडिशनल ढंग से प्रोफेशन चल रहे हैं, जैसे लीगल प्रोफेशन है, आपका मेडिकल एडवाइस वाला प्रोफेशन, एडवाइस जहाँ तक का सवाल है, सर्जरी अलग, सर्जरी कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं सर, एडवाइस वाला, आपके जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ये सारी चीज़ें फंडामेंटली चेंज हो रही हैं। लोगों ने अखबार पढ़ने बंद कर दिए हैं, लोग टीवी देखना बंद कर चुके हैं, पूरी जिंदगी तो अलग ही तरीके से चल रही है। अब आपको सोचो कि वो तो एआई हमारे जॉब खा जाएगी, नहीं खा जाएगी। आज से 20 साल पहले कौन पॉडकास्टर की सोच सकता? नहीं सोच सकते थे। आज है ऐसा हो तो मैं नौकरी नहीं छोड़ पाता। हाँ, अब देखिए एक मोबाइल ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। और ऐसे ही और बहुत से रास्ते खुल रहे हैं। तो हमारे को, बच्चों को, वो सारे रास्ते तलाश करने पड़ेंगे। और ये रास्ते ऐसे हैं जिनमें एक किस्म की डिग्री की ज़रूरत नहीं है कि आप एग्रीगेटर बन सकते हैं। ऐसा रहा तो सर ये डिग्री का कारोबार भी पूरा ये भी बदलने वाला बदलेगा।
क्या करेगा बंदा डिग्री लेके, अगर वो नौकरी उसको वो मतलब फिर दूसरे उसको, किस्म की हाँ, सर्टिफिकेशन, डिग्री तो एक सर्टिफिकेशन है, तो हो सकता है सर्टिफिकेशन बदल जाए, दूसरे ढंग की सर्टिफिकेशन आए। तो लेकिन ये चीज़ें बच्चों को समझनी चाहिए कि वो, मैंने अगर आर्ट्स में एडमिशन ले रखा है तो सिर्फ वही रास्ता मेरे लिए नहीं खुला है, बहुत सारे हैं। मेरे लिए और भी रास्ते हैं। मैं अगर फोटोग्राफी अच्छी कर सकता हूँ तो मैं आज के दिन अपने फोटोग्राफ्स को भी सेल कर सकता हूँ। और प्रोफेशन कोई अच्छा या ख़राब नहीं होता, आप अपने काम को अच्छी तरह से करो। आजकल हमारे बहुत से बच्चे ये एंटरटेनमेंट वाला काम कर रहे हैं, मेरे को उसमें कोई बुराई नहीं लगती, जब तक कि वो जो भी आपको सीमाएं हैं उनके अंदर ना हो। दूसरा है कि मेंटल हेल्थ, हमारे यहाँ पे बहुत फ्रिक्शन है, बहुत किस्म के नेगेटिविटी है, तो उसको हमें अवॉइड करना चाहिए बच्चों को। और थोड़ा सा समझाओ सर इसको। हम ना बड़े जजमेंटल लोग हैं, बच्चों को लेके या बच्चे हमें नहीं, लेके? हम हैं ही जजमेंटल, हम हैं भी नेगेटिव। अब इसका एक सिंपल सा उदाहरण आप ले लो, एक दादा अपने पोते ने लेके बैठा है, सामने एक कुत्ता लौट रहा है, मारी के, मीनिंगलेस, कोई मतलब ही नहीं है। ये क्या, बच्चा रो रहा है तो उसका ध्यान बंटवाने के लिए कुत्ते पे पत्थर फेंकवा दो, इस टाइप का हमारा काम था। तो एक चुटकुला याद आ गया सर। हाँ, एक ऐसे चौधरी साहब बैठे हुए थे, तो कुत्ता आ गया, तो बोले रोटी लाइए, कुत्ता आ रहा है, बोले रोटी तो कोई नहीं है, फिर बोले लट लिया खाली तो क्या जानते हैं। बताओ, बेमतलब जजमेंटल, बेमतलब में दूसरे के बारे में, क्यों तो भाई रोज न्यू हंड है पर क्यों काम चल रहा है, क्या मैंने क्या मुझसे दूसरों के बारे में हम ज्यादा बात करते हैं। ज्यादा मैंने ये महसूस किया है कि खासकर अपना समाज, ये हरियाणवी समाज, हम दूसरों के बारे में पूरा दिन बातें करते हैं, बिल्कुल, अपने बारे में कम बातें करते हैं। और जबकि हमें अपना सोचना चाहिए। और इससे ना हम बड़े प्रेशर में रहते हैं, लोग क्या कहेंगे, ये कहते हैं। मेरी बेटी का अगर लड़का फ्रेंड हो गया तो लोग क्या कहेंगे। पर अब ये वाली जनरेशन नहीं मानती सर इन बातों नहीं, ये बात तो उनको तो माननी ही नहीं चाहिए। आप अपने बच्चे को सीमाएं बताओ और उस सीमा क्रॉस करने के बाद जो होने वाला नुकसान है उसके बारे में बताओ, लेकिन उस बच्चे को आम जिंदगी जीने दो। आप उसको क्यों दोस्त बनाने में रोक रहे हो, क्यों उसको कपड़े पहनने से रोक रहे हो। अब ये जो तो आपके नेता लोग हैं, एक दूसरे को, कोई कह देता है कांग्रेस की विधवा, कोई कह देता है मौत के सौदा, उनका तो तुम गला नहीं पकड़ते, आपस में बात कर रहे हो, दरवाजे के बाहर खड़े होकर गाली गलौज किए जा रहे हो और बच्चों को कह रहे हो कि तूने ये कपड़े पहन लिए तो बस तूने तो मेरी संस्कृति का सत्यानाश कर दिया। गांव में सबसे ज्यादा झगड़े इस बात के रहते हैं, गलियों के, कि तूने ये कूड़ा मेरी तरफ कर दिया, मैंने तरफ कर दिया। गांव में हजारों गलियों के केस चल रहे, स्टे हो चुके हैं कि नाली इधर से नहीं इधर से निकलनी चाहिए। हाँ। बोले हम अपनी नाली का झगड़ा नहीं सुलझा सकते गांव में, लेकिन हम देश के प्रधानमंत्री के बारे में बात करते रहते हैं सारा दिन। जो कॉमन जमीन है उस पर हम कब्जा जरूर करेंगे, चौतरा बनाएंगे, अतिक्रमण जरूर करेगा, ये मेंटलिटी है जी हमारी। अब हम इसके लिए कहेंगे अंग्रेज हमें सिखा गए थे। आप जितनी हद है 10 फीट आप छोड़ भी तो सकते हैं उसका, लेकिन हम क्या करेंगे, 10 फीट आगे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें हैं, इनको, ये जो अपनी जनरेशन आ रही है, सजेशन ये है कि भाई इस नेगेटिविटी से बाहर निकलो, दूसरों को जज करना बंद करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने अंदर अच्छी हैबिट्स पालो, और नेताओं पे भरोसा मत करो। इन्होंने 80 साल में दिखा दिया है, चाहे ये किसी भी पार्टी के हैं, ये भरोसे के लायक नहीं है। ये भरोसे के लायक नहीं है। ये आएंगे, अपना घर भरेंगे और चले जाएंगे। भारत या भारत के आसपास शायद, क्योंकि आप यूँ देखो ना कि अफ़गानिस्तान से शुरू होके बांग्लादेश तक और नीचे श्रीलंका तक, ये जो संस्कृति है ना वो एक जैसी ही है। धर्म इनके बेशक अलग अलग हो, कहीं कोई बुद्धिस्ट है, मुसलमान है, सिख है, लेकिन सांस्कृतिक तौर पे लगभग एक जैसे ही लोग हैं ये। वो सब जगह इनमें कूड़ा सड़कों पे मिलेगा,
कम तोला जाएगा, सामान में मिलावट, दूध में मिलावट मिलेगी, ये सारे काम यहाँ पे सब जगह मिलते हैं। क्योंकि यहाँ के जो लीडरशिप है वो बेकार है। यही इलाके हैं जहाँ पे कॉलेज दिनों में बच्चे ये पॉलिटिकल कैरियर बनाने का ध्येय लेते हैं। बाकी जगह भी है, अब जैसे चाहे ओबामा था चाहे क्लिंटन था, उदाहरण के तौर पे उन्होंने स्टूडेंट डेज से सोचा रखा था कि भाई मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा, लेकिन उससे पहले उसने अपना एक करियर बनाया, सक्सेसफुल लाइफ बनाई। हाँ, उसने अपने परिवार को चलाने के मीन्स खड़े किए। आज आप भारत के 2 बड़ों को ले लो, इन्होंने जिंदगी भर पॉलिटिक्स ही की है, चाहे तो मोदी को ले लो। सही बात है, नौकरी नहीं मिले इसने 10,000 की नौकरी ना मिले इनको, चाय की दुकान नहीं चले इसको, जब वो चला हुए थी क्योंकि वो आ गया उसमें बीजेपी में, उनके प्रचारक बन के घूमता जो भी है, दाव लग गया जिंदगी में उनका, वो लगता करता रहा। और राहुल गांधी ने कौन से अपने राहुल गांधी ने कोई क्लर्क नहीं लगा हुआ है। अगर आप वो ना लाइब्रेरी में असिस्टेंट नहीं लग पाओगे हो अगर उनके हिसाब से जाओ तो, लेकिन नेता बने हुए हैं। तो हमारे ये और यही रीजनल पॉलिटिक्स पार्टी में देख लो आप, इन लोगों को कौन लगा देगा, ये जो हाँ, ये करोड़ों रुपए का साम्राज्य है ना इन सब का। अब अगर कोई भी, चाहे वो इस आंदोलन में कुछ जो बच्ची एक वो थी जिसका हम बात भी कर रहे थे अभी, कोई बोरा करके, उसने अभी से अपना ध्येय बना रखा है कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगी, कन्हैया कुमार। पर वामपंथी चिंतकों के साथ दिक्कत है, ये लोग लीडर्स तो अच्छे बनते हैं पर लोग इनको चुनते नहीं है। इनकी प्रॉब्लम है भाई, ये लोग जो बात करते हैं ना वो कामयाब होने वाली बात है ही नहीं। देखो जिंदगी में जब आप अपनी जिंदगी, किसी व्यक्ति की जिंदगी देखो ना, अगर वो टीनेज में विद्रोही नहीं हुआ, अपने माता पिता के साथ उसका झगड़ा नहीं हुआ, वो जब कॉलेज वगैरह की एजुकेशन के दौरान अगर वो कम्युनिस्ट नहीं था, और उसके बाद वो सोशलिस्ट नहीं था कुछ समय के लिए, और आखिर में अगर वो कैपिटलिस्ट नहीं बनकर मरता है तो वो जिंदगी सही नहीं चली है। कहते हैं लास्ट स्टेज है कांग्रेसी बन के जीना। ये जो है ना, देखो अब आप कम्युनिज्म का देख लो ना, 80 साल ये सोवियत यूनियन में रहा, भट्टा बैठ गया था। अगर ये अपना चाइना में वो इसको कम्युनिज्म को डिस्कार्ड करके कैपिटलिज्म नहीं पकड़ते तो काम उनका तो नाम कम्युनिज्म है तो कैपिटलिस्टिक। हाँ, आप नॉर्थ कोरिया को देख लो ना, सत्यानाश हो रखा है। तो कम्युनिज्म जो है वो कितनी सुंदर बात है ना, सब अपने उसके कैपेबिलिटी के हिसाब से काम करें और ज़रूरत के हिसाब से खाएं। देखो कितनी सुंदर बात लगती है, आप जब बच्चों के बीच में बोलो तो बच्चे तो कहेंगे वाह वाह क्या बात। अब इस बात को आप रियल लाइफ में ट्रांसलेट करो, मेरी कैपेबिलिटी है मैं 1 करोड़ कमा दूं, कोई भी धंधा कर रहा हूं मैं और उस धंधे को मैं कामयाब करके 1 करोड़ पे ले जाऊं, लेकिन मेरे बच्चे 2 ही हैं। अब वो सिस्टम कहता है तू 2 बेडरूम के फ्लैट में रह, बाकी जो तेरा कमाई है वो मुझे दे दे। क्या आप करोगे? कोई नहीं करेगा। तो ये जो इनका वो है ना, वो आइडियल उधर ही है। तो इसीलिए भारत में क्या बहुत सी जगहों पे कामयाब नहीं हुआ। तो ये हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारे पॉलिटिशियन हैं कैरियर पॉलिटिशियन, शुरू दिन से वो बनते हैं। तो नेता का बेटा नेता ही बनता है जी। हाँ, पाँव छूते हैं उनसे बड़ी उम्र के लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। हाँ। मौका लगती हजारों करोड़ पार कर देते हैं और पूरी जिंदगी फिर उसका उपभोग करते हैं। तो ऐसा और किसी देश में संभव है क्या? अमेरिका में ऐसा संभव है? कहीं संभव। लिंकन का लड़का कहाँ है पे है, ओबामा के बच्चे कहाँ पे हैं? बिल्कुल नहीं आएंगे। इवन ट्रम्प के आप देख लेना, कैनेडी परिवार भी है जो, तो और कोई आ गया वो अपनी कैपेबिलिटी से आता है, कैपेबिलिटी पे आएगा, उसको दोबारा से प्रूव करना पड़ेगा कि हम। तो हमारे बच्चों को ये देखना चाहिए इन पॉलिटिशियंस, और जो चाहे स्टूडेंट पॉलिटिशियंस भी हैं उनसे दूर रहो। तो अब ये तो हमने बता दी इनको दूर रहो, अब क्या करो? मेन बात तो वो है ना, भी करो क्या भाई। ये मेरे पास एक अखबार में 2 दिन पहले आया था, रोजगार योग्यता दर 2026। इसका स्रोत है इंडिया स्किल रिपोर्ट 2026। इसमें
उन्होंने दिया है कि जो योग्यता प्राप्त कर रहा है उसमें से कितने को नौकरी मिल रही है। स्किलफुल कितने लोग हैं। हाँ, तो उसमें जो ITI और पॉलिटेक्निक जो हमारे सबसे बड़े रोजगार पैदा करने वाले कोर्स होने चाहिए, क्योंकि वही तो पैदा करते हैं, मैकेनिक, प्लम्बर, मेसन, ये सारे वहीं पे सिखाए जाते। उनकी है पॉलिटेक्निक की 33% और ITI की 40%। तो कहने का, और दूसरा आपने कई बार सुना भी होगा, जो सच्चाई भी है, कि हमारे ज़्यादातर MBA और ज़्यादातर इंजीनियर अनएम्प्लॉयबल हैं क्योंकि उनको वो काम नहीं आता है। तो सबसे बड़ी ज़रूरत है क्वालिटी एजुकेशन। पीछे BHU का BTech का पूरा बैच रह गया, नौकरियां नहीं मिली उनको, क्योंकि उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है। और ये कैपेबिलिटी पैदा करना, अब कहने को तो ये है कि भाई एजुकेशन को 6% GDP मिलनी चाहिए, फलाना ढिमकाना, सही बात है, रिसोर्सेज एजुकेशन को ज़्यादा आने चाहिए, लेकिन जो आज के दिन है, आप अपने आसपास के कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाके देख लो, ज़्यादातर क्लासेस तो वहाँ पे वो जो PhD स्कॉलर वो लेते हैं, प्रोफेसर नहीं लेते हैं। उनके आने का कोई टाइम नहीं है, जाने का कोई टाइम नहीं है। प्रोफेसर हैं भी नहीं सर, हैं वो भी नहीं करते। अभी इसी यूनिवर्सिटी में पोस्ट निकली है सर एक डिपार्टमेंट में, वो देंगे उनको 26,000 रुपये लेक्चर, मतलब 300 रुपये पर लेक्चर पे, और पूरे डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही प्रोफेसर है जो हेड भी है उनका। तो परमानेंट प्रोफेसर भी नहीं है। परमानेंट प्रोफेसर भी नहीं। ये ना बड़ा वो चिकन एंड एग वाली इशू हो रखा है। सरकार कहती है कि यूनिवर्सिटी को अपने पैसे जनरेट करने चाहिए, यूनिवर्सिटी कहती है मेरे पास पैसे जनरेट करने का साधन तो फीस है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस कितनी होगी वो सरकार डिसाइड करेगी। जब सरकार डिसाइड करेगी तो वो यूँ देखेगी कि मेरे जो वोटर है वो कितनी कह रहा है, तो फीस बढ़ नहीं रही है, बजट उसके पास देने को है नहीं, क्योंकि बजट तो वो दूसरी जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं 80 करोड़ को राशन बांट रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो वो जो अब भारत में जो टैक्स GDP रेशो है वो लगभग 15 से 19% के बीच में घूमती रहती है, जो ठीक ठाक है, ऐसी बात नहीं है। वर्ल्ड बढ़ रहे हैं हमारे यहाँ, तेजी से बढ़े हैं। हाँ, इंडिविजुअल टैक्स के मामले में हम बहुत ग्रोथ पे हैं। हाँ, तो बाय वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स वो लगभग ठीक ठाक है। अब आप 15 से 19, आप 19% भी ले लो GDP अगर टैक्स के तौर पे, उसमें से 6% दे दो शिक्षा को, 4% कम से कम चाहिए हेल्थ को भी, 3% कम से कम चाहिए आपके डिफेंस को भी, तो 13% ये हो गया, बच गया 6%। उसमें अब आपको सब कुछ, आप सड़क पे भी हमें टैक्स नहीं देना है तो वो सड़कें भी चाहिए। कहने का मेरा मतलब है कि ये जो है झगड़ा चलेगा, लंबा और भी लंबा चलेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि परिवार शिक्षा पे खर्च नहीं कर रहे हैं। खासतौर पे हरियाणा में तो एक परिवार, बड़ा बजट शिक्षा पे ही हमारा जा रहा है सिर। हर मीडियम जो क्लास परिवार है उसका पूरे बजट का 25% शिक्षा पे जा रहा है। बिल्कुल। तो और मैं उसी बात पे फोकस कर रहा हूँ जब मैं कहता हूँ कि उनसे डिमांड करो कि तुम्हारे बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन, जब तुम इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो आपके बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। और जब मैं ये देखता हूँ कि हम बच्चे को कहाँ पढ़ा पा रहे हैं, हमारे से अपर क्लास वाले कहाँ पढ़ा पा रहे हैं, और जो लोग बेचारे अभी तक बेसिक एजुकेशन से भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं, वो इन लोगों को कब कम्पीट कर पाएंगे? कब कम्पीट करेंगे? बिल्कुल। और जैसे साथ में ये भी है कि हमें ना स्किल डेवलपमेंट भी नहीं हो रही है। जो हैं भी हमारे टीचर जो गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, उनकी स्किल डेवलपमेंट के नाम पे जो ये सेमिनार वगैरह चला रहे हैं ना, वो तो भी फिल इन द ब्लैंक की है। कुछ नहीं है जी, मैंने खुद देखे हैं। रोज खाना पूर्ति है बस। तो ये जगह है जहाँ पे पेरेंट्स को प्रेशर डालने की जरूरत है। सिर्फ दिल्ली में जंतर मंतर पे प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। सिस्टम बदलेगा तो देश बदलेगा जी। बिल्कुल। हमें हर एक उसमें, चाहे मैं शामिल हूँ, अगर मैं पे ले रहा हूँ तो मुझे अपना काम करना चाहिए, जो भी मेरा काम है। तो इस काम में, ये काम तो हम सब डिमांड कर सकते हैं,
और करना चाहिए। हमारे बच्चों का आज के दिन एक बड़ा अच्छा फ़ायदा है इंटरनेट का और एआई का, अगर वो ठीक इस्तेमाल करना चाहें तो रिसर्च आज के दिन बहुत आसान हो बहुत गया। आसान है जी। अगर बच्चा करना चाहे, अगर कोई उसको गाइड कर दे, तो ये चीज़ भी बच्चों को ज़रूर अपने कुलीग से, अपने प्रोफेसर से गाइडेंस लेके और अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाएं। उन्हें भारत का ही नहीं सोचना है कि मुझे यही नौकरी करनी है, उन्हें ये सोचना है कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में जो भी मेरे लिए ज़रूरत होगी मैं वो कर दूंगा। जरूरी नहीं कि आप हर बात के लिए विदेश जाओगे, बहुत से काम तो आप एआई आपको यहीं बैठे बैठे करवा देगी। और जाना भी पड़े तो तैयार रहो, कोई ज़रूरत नहीं है ये बनने की कि मैं यहीं पे बंधूंगा। अगर आप मेरिटोरियस हो, आपका एजुकेशन स्टैंडर्ड अच्छा है, आपके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं, तो आपके लिए वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। सही है। एक लास्ट सवाल सर, आपने एक बीच में कहा था कि बच्चों को अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। तो हमारा जो जेन जी है या जेन अल्फा बीटा जो भी आ रही हैं, आपकी नज़र में ऐसी कौन सी अच्छी आदतें हैं जो वो अपना सकते हैं? भाई हमारे सबसे ज़रूरी है बच्चों को खेलने के लिए टाइम निकालना। ओके, बहुत ज़रूरी है, खेलना चाहिए उन्हें। हाँ बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आप ग्राउंड आपको उससे मेंटली फिजिकली हेल्दी रहेंगे वो। बिल्कुल, और ज़रूरी नहीं है कि हम सब खेलों के लिए एक बड़ा सा खुला सा ग्राउंड चाहिए। हम ऐसे बहुत से खेल हैं जो गलियों में ही खेले थोड़ी सी जगह में, हाँ मतलब 1-2 घंटा खेलना चाहिए उनको। जरूर, बहुत ज़रूरी है कि क्यों, उससे ना आपका बॉन्डिंग भी होती है, आप एक दूसरे से जुड़ते हो और सेहत तो ठीक होती ही है, मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है, आप खुश वापस आते हो। खेलने के बाद आदमी खुश होता है ना, थोड़े हंसी मजाक भी करेगा, कोई उसको ज़्यादा भी तंग कर दे तो भी हंस के आ जाएगा जी। हारना सीखेगा, हारना सीखेगा, जितना सीखेगा। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि, और पढ़ने की आदत, हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो रखा है। हम हमारी जो ये पॉपुलेशन है 20 सेकंड, 20 भी बहुत ज़्यादा है सर, अब तो 3 सेकंड वाले भी आ गए हैं। तो इनको थोड़ा सा करना, ये प्रॉपर बुक्स पढ़नी ज़रूरी है, क्योंकि चाहे वो डिजिटल फॉर्मेट में हो चाहे वो फिजिकल फॉर्मेट में हो, अपनी लाइब्रेरीज में डिमांड करो, या आजकल तो नेट पे मिल जाती हैं बहुत सारी बुक्स। तो कुछ बुक्स पढ़ने की आदत होनी चाहिए, सीरियस वाली। हमें ना, जैसे मैं बड़ा खुश होता हूँ अगर एक पीछे से एक बच्चे ने मेरे को पूछ लिया कि ओडेसी का क्या है। ये एक ग्रीक वो है, पोएम है, बड़ी लंबी पोएम। मैं इतना खुश हुआ कि मैं जाके ओडेसी मैंने अमेज़न पे ऑर्डर करी और उसको जाके दी। तो ये होना चाहिए, बड़ों का तो फर्ज यही बनता है। बिल्कुल। मुझे कई बार स्टेडियम में कुछ ऐसे बच्चे मिल जाते हैं जो 12वीं में हैं, और जब ये कहते हैं ना सर आपने उस बुक का नाम लिया था और मैंने वो पढ़ी है, तो मेरी मतलब पूरी जर्नी की वसूली वहीं पे होती है कि किसी एक बुक का मैंने रेफरेंस दिया और बच्चे ने वो मंगा के पढ़ी। एक्चुअली इट विल बी गुड कि आप रोजाना एक बुक का अच्छी सी का रेफरेंस देना शुरू कर दो अपने प्रोग्राम में। ये भी सही रहेगा, है ना। बड़े तो ये पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। क्योंकि फोन आज हम एक बुक का मैं रेफरेंस दे देता हूँ जी, महाभारत के ऊपर है। एक हुए हैं, उनका नाम है भैरप्पा, SL भैरप्पा, कर्नाटका से थे वो, 95 साल के होके वो गए हैं। और उन्होंने महाभारत की जब वो उन्होंने जो व्याख्या की है उसका शीर्षक है पर्व। पर्व, अच्छा, पर्व, त्योहार, पर्व जिसको हम त्योहार भी कहते हैं। और ये इंग्लिश में तो उपलब्ध है, मुझे नहीं पता हिंदी में उपलब्ध है। आजकल की जनरेशन तो इंग्लिश भी अच्छे से, लेकिन उन्हें ये पढ़नी चाहिए। उनका जो पर्सपेक्टिव है वो काफ़ी चेंज होगा, अच्छा ढंग से चेंज होएगा। शुक्रिया सर। दोस्तों, बड़ों का काम होता है छोटों को मार्गदर्शन देना, और इस उम्र में चाहे कोई भी हो, रिटायरमेंट एज के बाद आप बच्चों पे 2 ही उपकार कर सकते हैं, बच्चों को सही मार्गदर्शन देना और अपने आप को इतना फिट रखना कि बच्चों पे आप डिपेंड ना हो पाएँ। तो हमारे जो जितने भी दर्शक हैं जो रिटायरमेंट एज को पार कर चुके हैं, अपना बेस्ट दें बच्चों के लिए, सलाह दें उनको, लेकिन बिना मांगी मत दें।
प्यार से दें, और खुद को जो 2 सलाहें इन्होंने बच्चों के लिए दी हैं, वो 2 सलाह बड़ों के लिए भी हैं। घूमने फिरने के लिए वक्त निकालें ताकि वो हेल्दी रहें, और बुढ़ापे में बच्चों को कम से कम तंग करें। दूसरा, पढ़ाई लिखाई की आदत बहुत ज़रूरी है, बच्चों ही नहीं बड़ों में भी। तो हमारे सारे दर्शकों को ये करना चाहिए, महीने में कम से कम 1 किताब जरूर पढ़नी चाहिए। शुक्रिया सर। थैंक यू।